एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो मानव परिसंचरण तंत्र में 3 चीज़ें आती हैं। रुधिर जो कि बहेगा, हृदय जो पंप करने का काम करेगा, और रुधिर वाहिनियाँ जिसके अंदर रुधिर को पंप किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रुधिर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें रुधिर के बारे में, तो ये जल से कुछ भारी होता है, क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.5 होता है, अपारदर्शी होता है और इसमें 2 भाग हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारा जो रुधिर है उसमें 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और एक को बोलते हैं रुधिर कणिका। ये हमारे पूरे ब्लड का लगभग 55% भाग होता है और ये लगभग 45% भाग होता है। तो अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। अब अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो ये हल्का पीले रंग का क्षारी पारदर्शक पदार्थ होता है। यह पूरे रुधिर का लगभग 55% भाग होता है, जैसा हम लोगों ने पहले ही देखा। इसमें 91% हमें जल देखने को मिलता है, जबकि जो शेष 9% होते हैं उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा हमारे शरीर में निम्न कार्य करते हैं, जैसे प्लाज्मा जो प्रोटीन होता है जैसे कि फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे फाइब्रिनोजन स्कंदन में मदद करता है, एल्ब्यूमिन प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है, जबकि ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है, जबकि एल्ब्यूमिन परासरणी संतुलन बनाए रखने में काम करता है। हमारे शरीर का जो परासरणी संतुलन होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा दूसरा कार्य अगर देखें तो प्लाज्मा पचे हुए पोषक पदार्थ यानी कि ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल, विटामिन, है ना, ग्लिसरॉल, इन सभी चीज़ों का परिवहन करता है प्लाज्मा। अगला कार्य देखिए तो ये उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन आदि का भी ये परिवहन करता है। परिवहन का मतलब है कि इन सभी चीज़ों को उन स्थानों पर पहुंचाता है जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। जैसे उत्सर्जी पदार्थ है तो हम उसको किडनी के थ्रू शरीर से बाहर कर सकते थे, वहाँ पर उनको पहुँचाएगा, क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्से में यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिन जो है ये बनते हैं। शरीर में अलग अलग जगह पे हार्मोन बनते हैं, इन हार्मोन का परिवहन ये करता है। घुलित गैसों का ही परिवहन करता है। प्रतिजामन या एंटीकोगुलेंट का परिवहन करता है, जिससे में हिपेरिन होता है जो कि लीवर में बनता है। ये हिपेरिन क्या होता है? एक प्रतिजामन। प्रतिजामन का मतलब होता है कि जो रक्त को जमने से रोकता है, उसे हम लोग एंटीकोगुलेंट यानी हिंदी में प्रतिजामन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड के दूसरे हिस्से की, यानी कि रुधिर कणिका के बारे में। तो अगर इसे देखें तो इसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं रुधिर कणिका के अंतर्गत: लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, श्वेत रुधिर कणिका को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग लाल रुधिर कणिका के बारे में। तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर इसका जो नंबर होता है वो 50 लाख प्रति घन मिमी रक्त में होता है और ये लाल अस्थिमज्जा में बनता है। इसका निर्माण जो लाल अस्थिमज्जा में होता है। अधिकतर जितने भी मैमेलियन वर्ग के जीव हैं उनका जो आरबीसी होता है उसमें हमें केंद्रक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम जो स्तनधारी हैं मैमेलियन, उनके आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। इनका जो लाल रंग होता है वो एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी कि खून का जो रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम होती है एक स्वस्थ पर्सन के अंदर, और इनका काम होता है गैसों का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन एक बार ऑक्सीजन के साथ अस्थायी यौगिक बनाता है और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अस्थायी यौगिक बनाता है, और जिससे ये गैसों का परिवहन करता है।
आरबीसी का जो आयु होता है वो लगभग 120 दिन का होता है, जिसके बाद ये प्लीहा में जाके नष्ट हो जाता है। इस प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान कहा जाता है। बात करते हैं वाइट ब्लड कार्पसल यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो इनमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, जिस कारण ये श्वेत दिखाई देते हैं, और इनका जो नंबर है वो 6000 से 8000 प्रति घन मिमी रक्त होता है। इसे दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं कणिका में यानी कि ग्रेनुलोसाइट, और एक को बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट यानी अकणिका में। कणिका में 3 चीजें आती हैं, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अकणिका में 2 चीजें आती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। जिसमें न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 60 से 65% ये पाया जाता है। और सबसे कम जो होता है वो बेसोफिल होता है, लगभग 0.5 से 1% ये हमें देखने को मिलता है। वही जो आपके लिम्फोसाइट होते हैं ये लगभग हमें देखने को मिल जाते हैं 20 से 25%। मोनोसाइट हमें मिल जाएगा 6 से 8% तक, ठीक है। ये तो इनका हो गया परसेंटेज। और अगर इस ईओसिनोफिल्स की बात करें तो ये हमको 2 से 3% देखने को मिल जाता है। अब अगर इनके कार्य को देखें तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये भक्षण का काम करते हैं, यानी कि जीवाणु वायरस को नष्ट मारने का काम करते हैं, उनको खाने का काम करते हैं। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन के स्राव में मदद करता है या कार्य करता है। ईओसिनोफिल्स हमें संक्रमण से बचाता है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में ये भाग लेता है। और हमारा जो लिम्फोसाइट होता है ये मुख्य प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, जिसमें हम इसे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आखिरी रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये मेगाकैरियोसाइट के टूट के वजह से बनते हैं, ठीक है। मेगाकैरियोसाइट हमारे अस्थिमज्जा में पाया जाता है, जिसके टूटने से या जिनके विखंडन से रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ये लगभग 1 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होते हैं, और इनका जो मुख्य काम है वो होता है रुधिर स्कंदन का। ये रक्त के स्कंदन में रुधिर का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने रुधिर के बारे में देखा। अगले वीडियो हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।